नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के लिए हिस्ट्री के लिए जो हम अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, जितने भी इम्पॉर्टेंट वंश रिलेटेड हैं आपके दिल्ली सल्तनत से, जैसे गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद आपका कौन सा हो गया, तो गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, तो इन सभी वंशों से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को आज एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तथा यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है पीईटी के, तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश से जुड़े प्रश्नों की। तो आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश की जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी भारत में, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था 1192 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, जो मोहम्मद गौरी था इसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हराया था तथा इसने जो है भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा मोहम्मद गौरी के जितने भी गुलाम थे उसमें से उसमें से उसके गुलामों में से एक महत्वपूर्ण गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक बनता है गुलाम वंश का। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। तो गुलाम वंश जिसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी, तो मोहम्मद गौरी का एक अति महत्वपूर्ण गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसका पहला शासक बनता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा एक चीज़ आप याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दो इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहले तो मैंने आपको बताया था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मतलब हरा दिया था। यानी कि पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा गुलाम वंश के जितने भी शासक थे उनका संबंध तुर्क वंश से था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, जो गुलाम वंश था इसको हम ममलूक वंश के भी नाम से जानते हैं। किस वंश के नाम से, तो ममलूक वंश के नाम से भी हम जानते हैं गुलाम वंश को। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा गुलाम वंश का पहला आपका शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तो इसका शासन कब से कब तक था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो 1206 से 1210। वहीं अगर हम गुलाम वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड था आपका 1206 से 1290 के मध्य। तो गुलाम वंश का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछे तो 1206 से लेके 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन था। वहीं अगर हम गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल था 1206 से 1210 तक। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो आप याद देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही उदार किस्म का आदमी था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण जो है इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2.5 दिन का जो झोपड़ा यह क्या है, तो यह एक मस्जिद है। यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह एक मस्जिद है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह एक जो प्रसिद्ध मतलब आप याद रखिएगा, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं देते, यानी कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण में निम्न में से किस शासक का योगदान नहीं था, आपसे सिंपली पूछा जा रहा है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है इसके बनने के पश्चात। तो इसका जो निर्माण का कार्य था पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, यानी कि इसका निर्माण कार्य पूरा कराया इल्तुतमिश ने। तथा इसके बाद कुछ समय बाद जो कुतुब मीनार थी वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसको इसकी मरम्मत का कार्य करता है फिरोज शाह तुगलक, यानी कि आप याद देखिएगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की नींव रखी तथा कुतुब मीनार को पूरा करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। उसके बाद जब कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो जाती है बाद में, तो उसकी मरम्मत करवाता है फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों शासक संबंधित है कुतुब मीनार में योगदान देने के लिए। तथा जो चौथा शासक आपका है गयासुद्दीन तुगलक, इसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप याद रखिएगा गुलाम वंश का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका एक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। इसका एक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था तथा बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इसका सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी, इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में 100% यह पूछा जा सकता है। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी मृत्यु कब होती है अभी पूछा जा सकता है आपसे। तो 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए, चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से वह कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इल्तुतमिश, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनता है आपका इल्तुतमिश। तथा इल्तुतमिश का टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा, 1210 से लेके आपका 1236 तक जो है टाइम पीरियड था इसका शासन का इल्तुतमिश का। तथा जो है इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा इल्तुतमिश। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, आप ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो दिल्ली का यह प्रथम मुस्लिम शासक कैसे बना था। तो यह इसको जो है सुल्तान के पद की जो मान्यता थी, आप याद देखिएगा, इसके सुल्तान के पद की जो मान्यता थी इसको किसने दी थी। तो बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद के खलीफा ने जो है इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की मान्यता दी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था गुलाम वंश का जिसको खलीफा के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा इल्तुतमिश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के द्वारा तराइन की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी यालदौज और इल्तुतमिश के मध्य। तो जिसमें यालदौज की पराजय होती है, यानी कि 1215 ईस्वी में जो है तराइन का तृतीय युद्ध होता है इल्तुतमिश और यालदौज के मध्य, जिसमें यालदौज की पराजय होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा यह प्रश्न। इसके बाद जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा जो इल्तुतमिश था इसके शासन काल में जो है जो चंगेज़ खां था वह जो है इसके हमारे इंडिया की बॉर्डर तक आ गया था। जिसे भी आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश के ही शासन काल में जो उत्तर पश्चिम की हमारी सीमा है वहाँ तक चंगेज़ खान आ गया था। क्यों आ गया था। तो यह एक शासक का पीछा कर रहा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। इसे आप याद रखिएगा, हमारे उत्तर पश्चिम की सीमा पर जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में जो चंगेज़ खान था वह आ गया था। क्यों आ गया था। तो यह एक शासक का पीछा कर रहा था जिसका नाम था
मंगबर्नी, जो कि यह मंगबर्नी भागकर भारत आ गया था, चंगेज खान से बचकर यह भारत आ गया था। तथा जो मंगबर्नी था यह इल्तुतमिश से शरण मांग रहे थे, आप हमें अपने दरबार में शरण दे दीजिए। लेकिन जो इल्तुतमिश था वह चंगेज खां के डर से इस शासक मंगबर्नी को शरण नहीं देता है, जिस कारण से इल्तुतमिश का जो हमला था वह होने से बच जाता है भारत के ऊपर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पहली बार इल्तुतमिश के शासनकाल में ही जो चंगेज खान था वो उत्तर पश्चिम की सीमा पर आ गया था। किसको खोजते हुए? तो मंगबर्नी को खोजते हुए। तथा मंगबर्नी को जो इल्तुतमिश था उसने शरण नहीं दी थी, जिस कारण से जो चंगेज खान था वह लौटकर फिर वापस चला जाता है। अगर मान लीजिए इल्तुतमिश शरण दे देता मंगबर्नी को, तो जो चंगेज खान था वह इल्तुतमिश के ही टाइम पीरियड में भारत पर आक्रमण कर देता। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया था कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तथा जो इक्ता व्यवस्था थी उसको संगठित रूप दिया था इल्तुतमिश ने ही, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप दिया था इल्तुतमिश ने ही, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड क्या था? तो 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका बनती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो मैंने आपको बताया कि और इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में उत्तर पश्चिम की सीमा पे आता है आपका चंगेज खां, तो जो चंगेज खां था वह इल्तुतमिश का समकालीन था, तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि भारत पर पहली बार, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर पहली बार मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था? तो आप ध्यान दीजिएगा 1241 ईस्वी में, यानी कि इल्तुतमिश के बाद, यानी कि 1241 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन करता है? तो बहराम शाह। तो आप याद रखिएगा, बहराम शाह का शासन होता है दिल्ली सल्तनत पर, यह भी गुलाम वंश का ही शासक है। तो 1241 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है बहराम शाह, तथा इसी के टाइम पीरियड में ही दिल्ली सल्तनत को मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को जो है सत्ता से हटाने में किसका योगदान था? तो आप ध्यान दीजिएगा, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का बहुत बड़ा हाथ था, तो राइट आंसर आपका जाएगा तुर्कों का, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, रजिया बेगम के बाद सुल्तान बनता है आपका बहराम शाह, जिसके टाइम पीरियड में मंगोलों का आक्रमण होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है बहराम शाह, जिसका टाइम पीरियड होता है 1240 से लेके 1242 तक, तथा इसके ही टाइम पीरियड में 1241 में मंगोलों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पे होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा बहराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है आपका नासिरुद्दीन महमूद, इसे आप ध्यान दीजिएगा, क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो नासिरुद्दीन जो महमूद था यह बहराम शाह के बाद शासक बनता है, यह शासक होता है आपका 1246 से 1265 के मध्य, 1246 से 1265 के मध्य, तथा नासिरुद्दीन के बाद शासक बनता है बलबन, इसे भी आप याद रखिएगा, बलबन का जो टाइम पीरियड था यह था, आप ध्यान दीजिएगा, नासिरुद्दीन के बाद शासक बनता है बलबन का टाइम पीरियड था 1266 से लेके आपका 1286 तक, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बलबन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बलबन आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसके द्वारा रक्त और लौह की नीति को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था बलबन, इसी के द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति को अपनाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तथा यह बलबन का तुर्की दास था, तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो इल्तुतमिश का यह तुर्की दास था, जो बलबन था यह इल्तुतमिश का तुर्की दास था, तब इसे याद रखिएगा। तथा बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, क्या नाम था? बहाउद्दीन वास्तविक नाम था इसका बलबन का, तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध त्यौहार नवरोज को शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नवरोज जो त्यौहार था इसको शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो यह ईरानी पद्धति पर मतलब यह फारसी त्यौहार था आपका। तो इसको शुरू किया था बलबन ने। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो बलबन था इसने अपने दरबार में सिजदा एवं पायबोस, सिजदा व पायबोस, इसका मतलब होता है कदम को चूमना, तो इसको लागू किया था अपने दरबार में। किसने? तो बलबन ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये सभी ईरानी पद्धतियां थी, सिजदा व पायबोस, जिसका मतलब होता है कदम को चूमना। तो अपने दरबार में सिजदा एवं पायबोस को शुरू किया था किसने? तो बलबन ने। तथा ये जो सिजदा एवं पायबोस थी यह ईरानी पद्धतियां थी, जिससे आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम खिलजी वंश के शासकों पर, गुलाम वंश को हमने पढ़ लिया है, गुलाम वंश यहाँ से खत्म हो जाता है। अब हम खिलजी वंश के शासकों की बात करेंगे। तो खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले आप जान लीजिए, तब हम प्रश्न पे आएंगे। तो खिलजी वंश की जो स्थापना थी यह की गई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो है खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तथा जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था यह इसका टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1296 तक। इसे आप याद रखिएगा। जो खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका टाइम पीरियड था 1290 से 1296 था। आप इसे याद रखिएगा। तथा आप याद रखिएगा जो खिलजी वंश था जिसका यह पहला शासक था, तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड क्या था? तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड था आपका 1290 से 1320। तो दोनों आपको याद रखना। अगर खिलजी वंश का टाइम पीरियड पूछे तो 1290 से 1320 हो जाएगा। वहीं अगर खिलजी वंश के प्रथम शासक यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 1290 से 1296। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। तो अगर हम प्रश्न पे बात करें तो प्रश्न हमारा है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, यानी कि द्वितीय सिकंदर। इसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। तो इसकी उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप इसे याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था। पहला ये फैक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। तो पहला फैक्ट है कि इसने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था। तथा गुजरात में ही उसने जो है इसका जो गुलाम था मालिक कफूर उसको खरीदा था। जैसे आप याद देखिएगा, मालिक काफूर, इसका एक बहुत ही फेमस गुलाम था मालिक कफूर, जिसको इसने अपने गुजरात विजय के दौरान खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप इसे याद रखिएगा, बड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यह जो मालिक काफूर था जिसको इसने अपने गुजरात विजय के दौरान खरीदा था, यह आगे चलकर इसका सबसे महत्वपूर्ण सेनापति बनता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका क्या नाम था? मालिक कफूर। तो इसे आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा 1301 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने आप याद रखिएगा रणथंबोर के शासक हम्मीर देव को पराजित किया था। तो इसे आप याद रखिएगा, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर के शासक हम्मीर देव को भी पराजित किया था। इसके बाद 1303 ईस्वी में इसने जो है चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके टाइम पीरियड में दिल्ली पर सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में दिल्ली में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण करते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए 1304 ईस्वी में सीरी में एक किले का निर्माण भी करवाया था। तो ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को 50% तक कर दिया था? तो वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि कर को 50% तक कर दिया था? तो यह सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो आप इसे याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जिसने भूमि कर को 50% तक कर दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश भी करवाई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की
पैमाइश करवाई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने घड़ी कर और चराई कर भी लगाया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बाजार सुधार लागू किया था? तो बाजार सुधार को लागू किया था अगेन अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। जो बाजार सुधार की नीति थी यह लाई गई थी किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, और निम्न में से किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने बाजार में मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रथम बार किस शासक ने शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरंभ किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो बाजार में मूल्य नियंत्रण पद्धति थी इसको किसके मदद के लिए लागू किया गया था? तो सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप याद रखिएगा। सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी कर या गृह कर जिसको कहते हैं, इसके अलावा जो चराई कर था इसको लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनता है? तो गाजी मलिक। गाजी मलिक को हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। गाजी मलिक को हम जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी। यह सेनाध्यक्ष था किसका? तो यह सेनाध्यक्ष था आपका अलाउद्दीन खिलजी का, जो तुगलक वंश का पहला शासक बनता है। यानी कि आपका खिलजी वंश के बाद किसका शासन पीरियड आता है? तो तुगलक वंश का। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो तुगलक वंश ने शासन किया था दिल्ली पर 1320 से लेके आपका 1412 ईस्वी तक। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो तुगलक वंश था इसने 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक जो है शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। आप इसे याद रखिएगा। तथा इसका पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। आप इसे याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड था आपका 1320 से लेके 1325 तक। आप इसे याद रखिएगा। तथा जो गयासुद्दीन तुगलक था जिसको हम गाजी मलिक के नाम से जानते हैं, यह अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्ष था जो तुगलक वंश का प्रथम शासक बनता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को जो है विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त था, जैसे खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान। इन सभी क्षेत्रों में जो है, इसके अलावा अन्य भी क्षेत्र थे जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक को जो है ज्ञान प्राप्त था। आप इसे याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप याद रखिएगा जो गयासुद्दीन तुगलक था पहला शासक था तुगलक वंश का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तो आप याद रखिएगा, नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला यह पहला सुल्तान था। जैसे आप याद रखिएगा, नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला यह पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद इसने जो है डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया था पहली बार। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैंने यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक बताया था, राइट आंसर। तथा मोहम्मद बिन तुगलक जो था यह इसका बेटा था। किसका? तो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका अन्य नाम था जौना खां। इसको जो है जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसने जो है 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था तुगलक वंश के शासक के रूप में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, अमीर एक कोही नामक जो नया विभाग था इसको शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आप इसे याद रखिएगा। अमीर एक कोही जो है यह एक कृषि विभाग था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अमीर एक कोही जो है यह एक कृषि विभाग था जिसको शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि विभाग का प्रमुख जो होता था उसको अमीर एक कोही कहा जाता था। अब ध्यान दीजिएगा। और जो कृषि विभाग चालू किया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो उसका जो प्रमुख होता था उसको जो है अमीर एक कोही कहा जाता था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो यह शासक आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप इसे याद रखिएगा।
मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसके द्वारा एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की गई तथा फसल चक्र की योजना बनाई गई थी। आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है दौलताबाद, जिसको हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे जो है इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, दौलताबाद। अगला प्रश्न है, और भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्राओं का जो प्रचलन था पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे मूर का मतलब यहाँ पे मोरक्को हो जाएगा आपका। तो मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो आप इसे याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भारत आया था इब्न बतूता, जो कि कहाँ का शासन मतलब यात्री था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। अगला प्रश्न है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्यौहार में भाग लेने वाला जो है पहला दिल्ली का सुल्तान बना था मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप इसे याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न आपका है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर जो इतिहासकार बदायूनी था उसने कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो राइट आंसर आपका जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वह कौन सा सुल्तान था जिसने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला शासक बनता है तुगलक वंश का। इसका टाइम पीरियड था आपका 1351 से लेके 88 तक 1300। तो इसके द्वारा जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया गया था। तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, सबसे ज़्यादा गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक, राइट आंसर आपको जाएगा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है सबसे ज़्यादा गुलाम थे। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो है लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना थी यह की गई थी किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है सर्वप्रथम जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। राइट आंसर आपको जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, और दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? तो आप ध्यान दीजिएगा, अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला स्थान था दिल्ली लाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो फिरोज शाह तुगलक था उसने बंगाल अभियान से अपने लौटते हुए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसने जो है जौनपुर नगर की जो स्थापना है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। इसे आप याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की जो स्थापना है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा जैसे नगरों का भी निर्माण करवाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक? तो राज्य के खर्च पर जो है हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, आप ध्यान दीजिएगा, नासिरुद्दीन महमूद जो था यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तथा इसी के टाइम पीरियड में 1398 ईस्वी में जो तैमूर लंग था इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, जो नासिरुद्दीन महमूद था जो कि अंतिम शासक था
इसी के टाइम पीरियड में 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। तो आप इसे याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो महाराणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है आपका खतौली के युद्ध में हराया था। तो राइट आंसर आपको जाएगा खतौली का युद्ध, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। खतौली के युद्ध में जो है 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो 1518 में हुआ था आपका खतौली का युद्ध। तथा जो लोदी वंश था इसका टाइम पीरियड क्या था? तो लोदी वंश का टाइम पीरियड था आपका 1451 से लेके आपका 1526। तो इस वंश के पहले एक और वंश आता है, मतलब तुगलक वंश के बाद एक वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश उतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो सैयद वंश का टाइम पीरियड था आपका 1414 से लेके आपका था 1451 तक। तुगलक वंश के बाद आता है टाइम पीरियड सैयद वंश का। तो इसे आप याद रखिएगा। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। आप याद रखिएगा, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। तो इसे आप याद रखिएगा, इसका संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा इसके बाद सैयद वंश के बाद शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश 1451 से 1526 तक। तथा 1526 के बाद कौन किसका राज आता है? तो मुगल शासन स्थापित हो जाता है 1526 के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है 1526 के बाद। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल होता है 1526 तक ही होता है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1518 में होता खतौली का युद्ध। इसी युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। वहीं अगर हम लोदी वंश के प्रथम शासक यानी कि संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोदी था। आप याद रखिएगा, बहलोल लोदी के द्वारा जो है लोदी वंश की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा शहर की जो स्थापना है की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, आगरा शहर की जो स्थापना थी यह की गई थी सिकंदर लोदी, यानी कि ऑप्शन ए के द्वारा। आप बिल्कुल सही है, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं को लिखा था? तो गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं को लिखा था सिकंदर लोदी ने। तो आप इसे याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने जो है गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं को लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसके बाद सिकंदर लोदी के बाद आपका शासक बनता है लोदी वंश का इब्राहिम लोदी। तो आपका जो इब्राहिम लोदी था यह अंतिम शासक था आपका लोदी वंश का। तथा इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में जो है 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। तो बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया तथा इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हराने के बाद जो है बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है दिल्ली पर। तो इसे आप याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी के बाद जो है किस वंश का मतलब कौन सा शासन स्थापित होता है? तो मुगल काल स्टार्ट हो जाता है 1526 से। तो आप इसे याद रखिएगा, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी उसको पराजित कर देता है बाबर। तथा इसके बाद मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।